हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे जल में रेडॉक्स स्थायित्व, मतलब रेडॉक्स स्टेबिलिटी इन वाटर। ठीक है ना। आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को हम बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। मैं एक चीज बता देता हूं आप लोगों के लिए। देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। जल में रेडॉक्स स्थायित्व वाला टॉपिक है, ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली लास्ट ईयर की एग्जामों में इसको बहुत बार पूछ रखा है। आप लास्ट ईयर के पेपरों को देखना तो आपको पता लगेगा कि जल में रेडॉक्स स्थायित्व वाला टॉपिक आप लोगों से बहुत बार पूछ रखा है। इसलिए पूरा फोकस आप लोग क्लास पर रखना। आज के इस लेक्चर में इस पूरे टॉपिक को आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया तरीका से मैं समझा दूंगा। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे पहले एग्जामों में ये पूछ रखा है। ठीक है ना। जब मैं आप लोगों के लिए ये यूनिट खत्म हो जाएगी तो लास्ट ईयर के जब क्वेश्चन बताऊंगा तब आप लोग देख लेना इसको कितनी बार पूछ रखा है। ठीक है ना। वैसे भी आपको पता है, स्टडी मटेरियल नाम के फोल्डर में मैंने लास्ट ईयर के पूरे पेपर डाल रखे हैं। आप लोग आराम से देख लेना कि इस यूनिट से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रखे हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो देखो, सबसे पहले मैं टॉपिक के बारे में थोड़ा बेसिक बता देता हूं कि आखिरकार ये टॉपिक बोलना क्या चाहता है, इस टॉपिक में हम पढ़ना क्या चाहते हैं। तो देखो, टॉपिक के नाम से पता लग रहा है जल में रेडॉक्स स्थायित्व, मतलब जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है ना, उनकी वाटर में किस तरीका से स्टेबिलिटी होती है, उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। एक बार फिर सुन लेना, टॉपिक का नाम है जल में रेडॉक्स स्थायित्व, मतलब रेडॉक्स स्टेबिलिटी इन वाटर। इस टॉपिक के अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना है कि जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है, जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, उनकी वाटर में किस तरीका से स्टेबिलिटी होती है, वो वाटर में किस तरीका से स्टेबिलिटी शो करते हैं, उस चीज का डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो वाटर के अंदर होने वाली दो रिएक्शन होती है, उन दोनों रिएक्शनों को मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं और उनको समझा देता हूं। ठीक है ना। वाटर के अंदर जितनी भी रिएक्शन होती है वो दो रिएक्शन होती है। एक तो ऑक्सीकरण वाले स्टेप में होती है, एक अपचयन वाले में होती है। मतलब एक तो ऑक्सीडेशन वाले स्टेप में होती है, रिडक्शन वाले स्टेप में होती है। तो वाटर के अंदर जो आप लोगों की रेडॉक्स रिएक्शन होती है उसको मैं यहां पर बोर्ड पर लिख देता हूं। कितने प्रकार की रेडॉक्स रिएक्शन होती है वाटर में? दो प्रकार की रेडॉक्स रिएक्शन होती है। आप लोग देख लो, दोनों प्रकार की रेडॉक्स रिएक्शनों को मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं। तो इधर देखिए भैया, आप लोग, जल में रेडॉक्स अभिक्रियाओं के संपन्न होने में दो प्रमुख अभिक्रियाओं का योगदान है। यहां पर लिख देता हूं मैं, जल में, समझते चलना, पूरा फोकस बोर्ड पर रखना। जल में रेडॉक्स, बहुत अच्छा टॉपिक आपका ये। जल में रेडॉक्स अभिक्रियाओं के, जल में रेडॉक्स अभिक्रियाओं के, जल में रेडॉक्स अभिक्रियाओं के संपन्न होने में, संपन्न होने में, संपन्न होने में दो, संपन्न होने में दो प्रमुख अभिक्रियाओं का, दो प्रमुख अभिक्रियाओं का, दो प्रमुख अभिक्रियाओं का योगदान है, योगदान है। दो प्रमुख अभिक्रियाओं का योगदान है। अब वो दो कौन कौन सी रिएक्शन, उन दोनों रिएक्शनों को आप लोगों के लिए लिख देता हूं। देखो, सुनो मेरी बात। पहले पॉइंट में क्या लिख रहा हूं मैं? जल का हाइड्रोजन, जल का हाइड्रोजन में अपचयन, जल का हाइड्रोजन में अपचयन। अपचयन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। जल का हाइड्रोजन में अपचयन और विपरीत क्रिया, मतलब उल्टी कर दो रिएक्शन को। विपरीत क्रिया मतलब अपोजिट कर दो रिएक्शन को, तो कॉमन सी बात है, फिर उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। विपरीत क्रिया हाइड्रोजन का, विपरीत क्रिया हाइड्रोजन का जल में ऑक्सीकरण, जल में ऑक्सीकरण। तो कॉमन सी बात है, दोनों स्टेप साथ साथ हो रहे हैं। इसका मतलब है कौन सी रिएक्शन आप लोगों की? रेडॉक्स रिएक्शन है। मैंने पहले से ही आप लोगों को लिए बता दी कि जिन अभिक्रियाओं के अंदर एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों स्टेप साथ साथ होते हैं, अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अगर दोनों स्टेप साथ साथ हो रहे थे ऐसी अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखो, यहाँ पर इसका रिडक्शन कैसे हो रहा है? ये H+ है, H+ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को अगर ये ग्रहण कर रहा है तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है ना। और एक इसमें कन्वर्ट हो रहा है, H2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है ना। आपका मतलब तो कि आपको पता हाइड्रोजन एक है, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर आपका मतलब लिख दिया कि H2 तो फॉर्म है, लेकिन हाइड्रोजन आप लोगों को कितना? एक। तो कि आप लोग पता दो का आधा कितना होता है? एक होता है। तो कोई स्टूडेंट यहाँ पर दो हाइड्रोजन मत समझना, क्योंकि आधा आधा लग रखा है। तो दो का आधा कितना होता है? एक। तो कॉमन सी बात है, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन। ठीक है ना। और इस स्टेप का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है रिडक्शन वाले स्टेप में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो देख लो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, लेकिन इस रिएक्शन को मैं उल्टा करवा दूं तो कॉमन सी बात है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। भाई इधर से तो ये क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, लेकिन उल्टी करवाओ उस रिएक्शन को तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, क्योंकि उल्टे स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने वाला स्टेप कौन होता है? ऑक्सीडेशन होता है, जिसके बारे में मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूं। बेसिक क्लासों में सब चीज आप लोगों के लिए सिखा रखी है। इसका उल्टा कर दो तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं। अरे आगे ना, ये बात समझिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे
है इसलिए कौन हो गए अपचयन, और उल्टा कर दो तो ये क्या हो रहा है ऑक्सीकरण, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन देखो इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं इसलिए अपचयन हो गया, और इस वाले स्टेप में इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं इसलिए क्या हो गया ऑक्सीकरण हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। चलो ठीक है, अब दूसरी रिएक्शन पर हम बात करते हैं। यहां पर दूसरी रिएक्शन है ऑक्सीजन का जल में अपचयन, ऑक्सीजन का जल में अपचयन, और विपरीत क्रिया मतलब उल्टी करवा दो रिएक्शन को, विपरीत क्रिया जल का ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण, जल का ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण, जल का ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण। तो देखो यहाँ पर हाफ O2 मतलब कितना ऑक्सीजन लिया है, एक ऑक्सीजन, क्योंकि आधा आग लगा देखो यहाँ पर क्या लिया है O2 है, ठीक है ना, आगे क्या लगा दिया हाफ लगा दिया, मतलब दो ऑक्सीजन नहीं है, कितना ऑक्सीजन है एक, क्योंकि आप लोग जानते हो दो का आधा कितना होता है एक, ठीक है ना। और यहाँ पर लिख दिया मैंने 2H+, ठीक है ना, यहाँ पर क्या लिख दिया 2H+, यहाँ पर वन मोलरिटी लिख दी, ठीक है ना, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब आपको बता अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो वो स्टेप कौन सा होता है अपना अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है ना, और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा वाटर के अंदर। अगर इस स्टेप को उल्टा कर दो तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का ऑक्सीकरण हो जाएगा, क्योंकि इस स्टेप में इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जाते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, एक बार फिर से समझा देता हूँ पूरी चीज को आप लोगों के लिए। देखो इधर देखिए, एक चीज मैंने आप लोगों के लिए पहले ही सिखा रखी है कि अपचयन के अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, क्योंकि जिसका अपचयन होता है उसकी कौन सी पावर ज्यादा होती है, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीकारक पावर ज्यादा होती है। और आप लोग जानते हो कि ऑक्सीकारक पावर का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकारक क्षमता का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीकारक अपचयन के क्या होता है समानुपाती। तो देखो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, और किसमें कन्वर्ट हो रहा है हाफ H2, मतलब ये आप लोगों के दो हाइड्रोजन नहीं है एक हाइड्रोजन है, क्योंकि आगे क्या लगा हुआ हाफ लगा हुआ है, तो दो का आधा कितना होता है एक ही होता है। लेकिन अगर इस रिएक्शन को मैं उल्टा करवा दूं, जैसे यहां पर तो कौन हो गया अपचयन हो गया, लेकिन इसको उल्टा करवा दूं इस तरीका से, तो आपको पता फिर इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जा रहे हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जा रहे हैं तो वो स्टेप कौन सा होता है ऑक्सीकरण, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसका ऑक्सीकरण होता है उसकी कौन सी पावर ज्यादा होती है रिड्यूसिंग पावर, अर्थात अपचायक क्षमता, और अपचायक क्षमता का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। इस वाले स्टेप पे देखो ये तो बात किसकी हो गई हाइड्रोजन की हो गई। अरे भाई वाटर के फॉर्मूले में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही तो होते हैं भाई, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2 ही तो होता है वाटर का फॉर्मूला, तो उसमें कौन होते हैं हाइड्रोजन होते हैं दो और एक ऑक्सीजन होता है। तो हाइड्रोजन की बात तो हम कर ही चुके हैं, बात किसकी कर लेते हैं ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। तो देखो ऑक्सीजन का इस वाले स्टेप में क्या हो रहा है अपचयन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है किसमें कन्वर्ट हो रहा है H2 में। लेकिन उल्टा करवा दो इस रिएक्शन तो इसमें क्या हो रहा है ऑक्सीकरण, क्योंकि इस स्टेप में इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जा रहे हैं। ये सारी चीजें तो आपको पता, मैंने पहले से आप लोगों के लिए बहुत बड़ी तरीका समझा दी, ठीक है। ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, किसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, किसमें इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, सब कुछ आप लोगों के लिए बेसिक क्लास में बहुत बढ़िया तरीका से सिखा दिया, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये रिएक्शन शो कर दी हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, ये रिएक्शन शो कर दी ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में। अब इन दोनों रिएक्शनों के रेडॉक्स विभव के मान के आधार पर किसी भी जलीय विलयन के अंदर हम किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन की स्टेबिलिटी को आसानी से समझ सकते हैं। अब वो कैसे समझ सकते हैं, एक एक स्टेप को मेरे को देख तो चलो। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना कि इन दोनों रिएक्शनों की, इस रिएक्शन और इस रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शनों की रेडॉक्स विभव, रेडॉक्स पोटेंशियल की वैल्यू के आधार पर किसी भी जलीय विलयन के अंदर किसी भी रेडॉक्स अभिक्रिया की स्टेबिलिटी को हम समझ सकते हैं। स्टेबिलिटी को हम कैसे समझ सकते हैं, एक एक स्टेप को देखते चलो। तो इसको तो पूरे को मिटा देता हूं और उसकी बात करता हूं कि किस तरीका से रेडॉक्स रिएक्शनों की स्टेबिलिटी किसमें होती है, जलीय विलयन में, अर्थात एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है ना। जैसे टॉपिक का क्लियर हो जाएगा, जल में रेडॉक्स स्थायित्व, मतलब जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है उनकी वाटर में स्टेबिलिटी किस तरीका से होती है, वो चीज हम लोगों को समझनी है। तो देखो इसको मिटाता हूं और उन स्टेपों को लिखता हूं कि किस तरीका से वाटर के अंदर रेडॉक्स अभिक्रियाओं की स्टेबिलिटी होती है। देखो आप लोग जानते हो अच्छी तरीका से कि जो वाटर होता है ना, जल का वियोजन किसमें होता है, मतलब जल किसमें डिसोसिएट होता है, H+ और OH-। जल का स्वतः मतलब स्पॉन्टेनियस, जल का स्वतः वियोजन, वियोजन का मतलब डिसोसिएशन,
ठीक है ना। स्वतः का मतलब क्या होता है, स्पॉन्टेनियस, और वियोजन का मतलब क्या होता है, डिसोसिएशन। ठीक है ना। जल का स्वतः वियोजन निम्न प्रकार होता है, निम्न प्रकार होता है। तो हम खूब अच्छी तरीके से जानते हैं वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2 होता है, जो किसमें टूटता है, H प्लस और OH माइनस में। उल्टा करवा दो, अच्छी तरह उल्टा करवा दो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में, और अगर इससे करवाओगे तो ये किस में टूट जाएगा, H प्लस और OH माइनस में। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, इस रिएक्शन के लिए कुछ चीज लिख रहा हूं मैं इनके लिए। अतः जल के अपचयन की क्रिया, ध्यान रखना कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूं, अपचयन वर्ड यूज कर रहा हूं। अतः जल के अपचयन की क्रिया निम्न होगी, अतः जल के अपचयन की क्रिया निम्न होगी। ठीक है ना। तो अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, हाफ H2 के अंदर। ठीक है। अतः इस अर्ध सेल मतलब हाफ सेल, अतः इस अर्ध सेल के लिए हाफ सेल के लिए नेंसर समीकरण होगा ना, वो क्या होगा, E बराबर ई नोट माइनस 0.05 से 91 लॉग, ये क्या हो गया आप लोगों का, लॉग PH2 हाफ, और यहां पर लिख दिया AH प्लस। ए का मतलब यहां पर क्या, किसको शो कर रहा है, एक्टिविटी को, अर्थात सक्रियता को शो कर रहा है। अभी समझा दूंगा आप लोगों के लिए, पहले मैं अपना स्टेटमेंट क्लियर कर देता हूं। ठीक है ना। एक बार पहले पूरा मैं लिख लेता हूं, उसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगा पूरी चीजों को। तो देखो, यदि उदासीन जल हो तो H प्लस कितना होगा, 10 की घात -7। ठीक है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो ई नोट की वैल्यू होगी वो होगी आप लोगों की -0.41 वोल्ट। ठीक। और अगर विलयन, यदि विलयन क्षारीय हो, मतलब बेसिक हो, यदि विलयन क्षारीय हो तो कॉमन सी बात है, आप लोग जानते हो कि विलयन अगर क्षारीय होगा तो पीएच का मान कितना होगा, तो H प्लस कितनी, पीएच का मान कितना होगा, 10 की घात -14। ठीक है ना, 10 की घात -14। और इस कंडीशन में इसके ई नोट की वैल्यू कितनी होगी, इस कंडीशन में इसके ई नोट की वैल्यू होगी -0.83 वोल्ट। ठीक है ना। इस कंडीशन में इसकी वैल्यू कितनी होगी, -0.83 वोल्ट। अब पूरे टॉपिक को देखो, समझाता हूं आपके लिए। देखो इधर देखिए, अभी इस पूरे टॉपिक को आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया तरीका से समझा देता हूं। इधर देखिए, देखो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि हम इस वक्त किसको देख रहे हैं, कि कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन है उसकी वाटर के अंदर स्टेबिलिटी किस तरीका से होती है। तो हम जानते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब ही क्या होता है, कि वे रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन स्टेप दोनों साथ साथ होते हैं, मतलब एक साथ ही आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक साथ ही उसका रिडक्शन हो रहा है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। और उनकी स्टेबिलिटी को हम किसमें देख रहे हैं, वाटर के अंदर देख रहे हैं, अर्थात जल के अंदर देख रहे हैं। तो सुनो, आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2। वाटर किसमें डिसोसिएट होता है, अर्थात किसमें टूटता है, H प्लस और OH माइनस। उल्टा कर दो तो ये H प्लस और OH माइनस किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, वाटर का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब सुनो, आते हैं जल के अपचयन। ध्यान में रखना है, यहां पर कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूं, अपचयन, रिडक्शन वर्ड यूज कर रहा हूं। कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूं, अपचयन, रिडक्शन वर्ड यूज कर रहा हूं। अतः जल के अपचयन की क्रिया निम्न होती है। यहां पर अपचयन का मतलब हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रखा, वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, H2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, हाफ लगा रखा है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन नहीं है, कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है। ठीक है ना। लेकिन आपको पता है हाइड्रोजन फॉर्म में नहीं मिलती, H2 फॉर्म में मिलता है, इसलिए वहां पर H2 भी लिख दिया मैंने और हाइड्रोजन को 1 भी लिख दिया, क्योंकि आगे मैंने हाफ लगा दिया। हाफ का मतलब क्या होता है, 2 का आधा कितना होता है, 1 ही तो होता है। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन नहीं है आप लोगों का, 1 हाइड्रोजन, क्योंकि आगे क्या लगा हुआ, आधा, मतलब 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। अब सुनो, अतः इस अर्ध सेल के लिए, मतलब इस हाफ सेल के लिए क्या होगा, नेंसर समीकरण। नेंसर समीकरण हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है। ठीक है ना, विद्युत रसायन में। और आपकी फिजिकल केमिस्ट्री आ गई जब नेंसर समीकरण का बिल्कुल हम लोगों के लिए एक स्पेशल क्वेश्चन है, स्पेशल टॉपिक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल में इतना मतलब रखो कि नेंसर समीकरण के अंदर जब वैल्यू रखते तो E बराबर E नॉट माइनस 0.0591 लॉग। और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि किसी भी इक्विलिब्रियम चीज को हम फॉर्मूले के अंदर सेट करते हैं तो प्रोडक्टों को तो कहां पर लिखते हैं, ऊपर, और रिएक्टेंटों को कहां पर लिखते हैं, नीचे। तो आपको पता है ये तो कौन है, प्रोडक्ट मैंने कहां लिख दिया, ऊपर, और ये कौन है आप लोगों का, रिएक्टेंट मैंने कहां पर लिख दिया, नीचे। और ये एक इसको शो कर रहा है सक्रियता को, कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, किसकी को, H प्लस की को। ठीक है ना, H प्लस की रिएक्टिविटी को शो कर रहा है, कंसंट्रेशन को, एक्टिविटी को शो कर रहा है, सक्रियता को शो कर रहा है। जो आप बोलना चाहो वो बोल सकते हो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कि अब हम 2 प्रकार के वाटर सॉल्यूशन यूज में ले रहे हैं।
एक जगह तो वाटर हम बिल्कुल उदासीन ले रहे हैं, फिर देखते हैं क्या कंडीशन बन रही है। उदासीन का मतलब जिनकी पीएच 7 होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिनकी पीएच 7 होती है वो कौन होते हैं, उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। जिनकी पीएच 7 से ज्यादा होती है वो क्षारीय बेसिक होते हैं, और जिनकी पीएच 7 से कम होती है वो उदासीन होते हैं, सॉरी वो कौन होते हैं, अम्लीय मतलब एसिडिक होते हैं। अरे भाई ये चीज तो 9th 10th क्लासों से जानते हो कि जिनकी पीएच 7 होती है वो उदासीन सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। यहाँ पर वाटर के रेस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं तो उदासीन जलीय विलयन बोल देंगे, ठीक है ना। और जिनकी पीएच 7 से ज्यादा होती है वो क्षारीय होते हैं, बेसिक होते हैं, और जिनकी पीएच 7 से कम होती है वो अम्लीय होते हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि मैंने वाटर क्या कर दिया, उदासीन कर दिया, उदासीन करने का मतलब यह है कि उसकी पीएच H+ की जो कंसंट्रेशन या उसकी पीएच मैंने कितनी कर दी, 7 कर दी। अब आप लोग जानते हो कि अगर किसी की पीएच 7 है इसका मतलब वो उदासीन है, ठीक है ना। वो H+ भी दे सकता है और वो H- भी दे सकता है। पीएच 7 का मतलब ये हुआ कि उदासीन का मतलब ये हुआ कि जितनी पावर एसिडिक की होती है उतनी ही पावर किसकी होती है, बेसिक की होती है। तो दोनों ही एक दूसरे क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट, इसलिए वो वाटर क्या हो जाता है या वो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, मतलब न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है ना। जितनी बेसिक प्रॉपर्टीज होती है उतनी एसिडिक प्रॉपर्टीज होती है। तो जब आप लोग मतलब पीएच 7 पर अर्थात तो उदासीन वाटर के अंदर E0 की वैल्यू देखते हो तो -0.41 वोल्ट आती है। आप सुनो मेरी बात ध्यान से कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -0.41 वोल्ट। आप सुनो क्या ये जो वैल्यू है ना -0.41 वोल्ट, अगर इससे ये वैल्यू या इससे ज्यादा वैल्यू आ रही है किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन के लिए, ठीक है, ध्यान से समझना। अगर किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन के लिए E0 की वैल्यू -0.41 वोल्ट से ज्यादा आ रही है तो वो उस कंडीशन में वाटर में उसका क्या कर देगा, अपचयन कर देगा, अर्थात उसका क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा, ठीक है ना। मतलब कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन है और उसकी पीएच मैंने 7 ले ली, अर्थात मैंने उदासीन वाटर ले लिया, ठीक है ना, न्यूट्रल वाटर ले लिया, ठीक है ना। तो उसकी वैल्यू, उसकी E0 की वैल्यू -0.41 वोल्ट से ज्यादा हुई तो वो उस कंडीशन में क्या कर देगा, उसका अपचयन कर देगा, ठीक है ना। या उदासीन जल के अंदर वो उसका क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा। मैंने पहले ही बोल दी, पहले वर्ड हम किसके बारे में बोलेंगे, रिडक्शन के बारे में, फिर उसके बाद में दूसरे वर्ड हम किसके बारे में बोलेंगे, ऑक्सीडेशन के बारे में। ये दोनों रिएक्शनों को किसके रेस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपचयन रिडक्शन के बारे में। फिर इसके बाद जो अगला स्टेप आएंगे हमारे वो किसके बारे में होगा, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन के बारे में, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ऑक्सीडेशन के बारे में होगी तो कॉमन सी बात है, वहां पर वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यहां पर वैल्यू किस में आ रही है, आप लोगों की नेगेटिव में आ रही है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि यदि विलयन, ये तो आपने उदासीन विलयन लिया, लेकिन अगर विलयन आपने क्षारीय मतलब बेसिक सॉल्यूशन ले लिया आपने, तो आपको पता अगर आपने बेसिक सॉल्यूशन ले लिया तो पीएच कितनी हो जाएगी, 10 की घात -14, क्योंकि आप लोगों को पता है पीएच जब 14 होती है तो वो हाई बेसिक हो जाता है, पीएच जब 0 होती है तो वो हाई एसिडिक हो जाता है, और पीएच जब 7 होती है तो वो उस कंडीशन में न्यूट्रल हो जाता है, अर्थात उदासीन हो जाता है। तो कोई भी आपने सॉल्यूशन जो वाटर का जिसकी पीएच आप लोगों ने कितनी कर दी, 14 कर दी, तो 14 पीएच करने पर वो सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन जिसके लिए E0 का मान -0.83 वोल्ट से ज्यादा है वो बेसिक विलयन में, अर्थात तो विलयन मतलब क्षारीय विलयन के अंदर वो वाटर का क्या कर देगा, अपचयन कर देगा, ठीक है ना। वो वाटर का क्या कर देगा, अपचयन। लेकिन कंडीशन ध्यान में रखना, यहां पर उदासीन सॉल्यूशन के अंदर वैल्यू -0.41 वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए, और यहां पर वैल्यू किसकी, बेसिक सॉल्यूशन में भी वैल्यू -0.83 वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब इससे कम नहीं होनी चाहिए। ध्यान में रखना, अगर वैल्यू इन दोनों से कम रही तो उस कंडीशन में वो अपचयन नहीं करेगा। ये वैल्यू इतनी होनी चाहिए या इससे ज्यादा होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर वैल्यू E0 की -0.41 वोल्ट है तो वो उदासीन विलयन में वाटर का क्या कर देगा, अपचयन कर देगा, रिडक्शन कर देगा। और अगर आपका बेसिक सॉल्यूशन है, क्षारीय विलयन है आप लोगों का, ठीक है ना, तो वहां पर आपकी E0 की वैल्यू -0.83 वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए। अगर वैल्यू -0.83 वोल्ट से ज्यादा है तो वो उस कंडीशन में वाटर का क्या कर देगा, अपचयन कर देगा, रिडक्शन कर देगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू उदासीन विलयन में -0.41 वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए, उस कंडीशन में वो अपचयन करेगा, ठीक है ना। ये वैल्यू क्षारीय विलयन के अंदर E0 की वैल्यू -0.83 वोल्ट से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अगर -0.83 वोल्ट से अगर वैल्यू आप लोगों की ज्यादा होती है तो उस कंडीशन में अर्थात वो क्षारीय विलयन में वाटर का क्या कर देगा, अपचयन कर देगा, रिडक्शन कर देगा, ठीक है ना। तो ये भी मैंने रिडक्शन के रेस्पेक्ट में बोला है, अर्थात वैल्यू -0.41 वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए तभी अपचयन होगा। और ये वैल्यू मैंने किसके, क्षारीय विलयन के बेसिक सॉल्यूशन के बारे में बोला है कि E0 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -0.83 वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए। अगर वैल्यू -0.83 वोल्ट से ज्यादा है तो वो क्षारीय विलयन के अंदर बेसिक सॉल्यूशन के अंदर वाटर का क्या कर देगा, अपचयन कर देगा, रिडक्शन कर देगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये पॉइंट तो मैंने किसके रेस्पेक्ट में बोले, अपचयन रिडक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में, अर्थात ऑक्सीकरण के बारे में, ठीक है ना। तो अब ऑक्सीडेशन की बात कर लेते हैं, वही वहां पर 3 स्टेप लेंगे। एक बार पीएच 7 लेंगे,
मतलब उदासीन वाटर ले लिया। एक बार पीएच हम क्या लेंगे, 0 लेंगे, अर्थात हाईली एसिडिक ले लिया, क्योंकि पीएच 0 होती है तो भाई ऐसे ही तो बोल लो, पीएच 7 से कम होने पर विलयन क्या होता है हमारा, कौन होता है, अम्लीय ही तो होता है। तो ठीक है ना, तो जैसे जैसे पीएच 7 से गिरते जाओगे आप लोग, और पीएच 0 पर आने पर वो हाईली एसिडिक हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाएगा, क्योंकि पीएच 0 पर तो कोई भी चीज बहुत ज्यादा अम्लीय एसिडिक होती है, पीएच 7 पर उदासीन होती है, ठीक है ना, और पीएच 14 पर हाईली बेसिक हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं पीएच 7 से ज्यादा होने पर बेसिक नेचर बढ़ता है और पीएच 7 से कम होने पर एसिडिक नेचर बढ़ता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, मतलब पीएच 7 है तो उदासीन है, पीएच 14 है तो उस कंडीशन में हाईली कौन क्षारीय, और अगर पीएच 0 आप लोगों की तो उस कंडीशन में बहुत ही ज्यादा वो अम्लीय होगा, मतलब एसिडिक होगा। ये सारी चीजें तो हम 9-10 क्लासों से पढ़ते आए, ठीक है ना। तो ये चीज तो मैंने किसके रेस्पेक्ट में बोली है, अपचयन रिडक्शन के रेस्पेक्ट में। अब जो आप लोगों को रेडॉक्स ये आप लोगों का ये बनेगा ना, ये फॉर्मूला, ठीक है ना, आप लोगों का ये नेल्सन समीकरण का जो फॉर्मूला बनेगा ना, ठीक है ना, उसमें हम पीएच एक बार 0 लेंगे, एक बार पीएच 7 लेंगे और एक बार पीएच 14 लेंगे, ठीक है ना, मतलब एक बार उदासीन विलयन लेंगे, एक बार क्षारीय विलयन लेंगे और एक बार अम्लीय विलयन लेंगे, ठीक है ना, उनकी वैल्यू फॉर्मूले के अंदर रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद उनकी कंडीशन निकालेंगे कि वो किन कंडीशनों में वाटर का क्या करेगा, अपचयन करेगा, सॉरी वाटर का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, क्योंकि अपचयन की तो बात होगा, किसकी बात करेंगे, अब ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, तो देख लो उसको भी, ठीक है ना। अब बात किसकी करेंगे, ऑक्सीडेशन की, मतलब ऑक्सीकरण की। अब बात हमने किसकी की थी, अपचयन की, मतलब रिडक्शन की, तो चलो उसकी भी बात कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन की। यहां पर लिख देता हूं, ऑक्सीजन के अपचयन द्वारा जल के निर्माण की क्रिया निम्न है, ठीक है ना। यहां पर वो हाफ O2 2H+ लिख दिया, वही 1 मोलिटी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसके E0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, +1.23 वोल्ट, ठीक है। इस अर्ध सेल के लिए, हाफ सेल के लिए, इस हाफ सेल के लिए, अर्ध सेल के लिए, हाफ सेल के लिए वही आप लोगों का नेल्सन समीकरण E बराबर E0 माइनस 0.05 से 91/2 लॉग। ध्यान में रखना, यहाँ पर n किसको शो करेगा, यहाँ पर n होता है, n किसको शो करता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब रिएक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो आपको पता है रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इसलिए मैंने n की वैल्यू यहाँ पर कितनी रख दी, 2 रख दी। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होता तो यहाँ पर 1 लिख देता, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रही होती तो यहाँ पर 3 लिख देता, ठीक है ना। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रख दी, 2 रख दी, ठीक है ना। बाकी की तो आप लोग जानते हो, रिएक्टेंट को कहां पर लिखते हैं, नीचे, और प्रोडक्ट को कहां पर लिखते हैं, ऊपर। तो प्रोडक्ट में तो वाटर लग रखा, नीचे रिएक्टेंट को लिख दो PO2, यहां पर हाफ वही H+ की एक्टिविटी को लिख दिया, यहां पर 2 लिख दिया, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखा हूं, यदि PO2 बराबर 1 ATM हो, मतलब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो, तो आपका जो कंप्लीट फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला ये बनेगा, E बराबर 1.23 माइनस 0.05 से 91, ये हो गया आप लोगों का पीएच। ये आप लोगों का कंप्लीट फॉर्मूला बनेगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां पर ये फॉर्मूला बन गया, आपका कंप्लीट फॉर्मूला आया। अब यहां पर हम पीएच की वैल्यू रखेंगे। एक बार पीएच की वैल्यू मैं कितने रखूंगा, 0 रखूंगा। पीएच की वैल्यू जब मैं 0 रखूंगा, अर्थात मैं कौन सा विलयन ले रहा हूं, अम्लीय एसिडिक सॉल्यूशन ले रहा हूं, क्योंकि पीएच 0 पर अम्लीय होता है। एक बार मैं यहां पर पीएच की वैल्यू कितनी रखूंगा, 7 रखूंगा। आप लोग जानते हो पीएच की वैल्यू 7 रखूंगा, इसका मतलब कौन सा विलयन लिया मैंने, उदासीन विलयन लिया। और एक बार विलयन पीएच की वैल्यू में कितनी रखूंगा, 14 रखूंगा, क्योंकि 14 का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया, वो कौन होगा, क्षारीय विलयन। तो तीनों टाइप के विलयन लूंगा, अम्लीय विलयन लूंगा, उदासीन विलयन लूंगा, क्षारीय विलयन लूंगा, ठीक है। तो देखते चलो आप सारी चीजों को, ठीक है ना, सारी चीजों को देखते चलो। तो सबसे पहले मैं यहां पर ले रहा हूं कि यदि पीएच की वैल्यू मैंने कितनी रख दी, 0, पीएच की वैल्यू कितनी रख दी, 0, अर्थात आप लोगों को कौन सा विलयन हो गया, ये अम्लीय विलयन हो गया, ठीक है, अम्लीय विलयन। पीएच 0 का मतलब अम्लीय विलयन।
फॉर्मूले के अंदर जब आप लोग वैल्यू रखोगे, ठीक है ना, तो कॉमन सी बात है यहाँ पर जीरो रखोगे और किसी भी संख्या को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा। इसका मतलब आपकी ई नॉट की वैल्यू कितनी होगी, ई बराबर 1.23 वोल्ट। अरे मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, कि देखो यहाँ पर पीएच की वैल्यू आप लोग जीरो रखोगे, फिर जीरो को रख के इस जीरो का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को जीरो से मल्टीप्लाई करने पर जीरो आता है। इसका मतलब जब आपकी पीएच की वैल्यू जीरो होगी, बिलियन उदासीन होगा, तो उस कंडीशन में ई नॉट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1.23 वोल्ट आएगी आपकी। चलो ठीक है, ये तो मैंने पीएच बराबर क्या ले लिया, जीरो ले लिया आप लोगों के लिए। अब देखो सुनो, यहाँ पे लिख देता हूं ई की वैल्यू आ गई, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है ना। अब लेता हूं मैं, यदि पीएच मैंने कितनी ले ली, यदि पीएच मैंने ले ली आप लोगों के लिए 7 लेने का मतलब है बिलियन मैंने कौन सा ले लिया, बिलियन उदासीन, ऐसे लिख देता हूं उदासीन बिलियन, यहां पर लिख देता हूं उदासीन बिलियन, उदासीन बिलियन मतलब एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। फॉर्मूले के अंदर जब यहाँ पर 7 रखोगे, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं क्योंकि मेरे पास जगह कम है। यहाँ पर आप लोग पीएच की वैल्यू कितनी रखोगे, 7 को इससे मल्टीप्लाई कर देना, फिर घटा देना, इस वैल्यू में से आप इस वैल्यू को घटा देना। आगे ना मेरी बात समझे, अरे भाई यहाँ पर 7 रखोगे, पीएच की वैल्यू 0 रखी तो मल्टीप्लाई किससे किया, इससे। अब यहाँ पर पीएच की वैल्यू 7 रखोगे तो 7 रख के इससे मल्टीप्लाई कर देना और इस संख्या में से घटा देना। जब आप लोग इस संख्या में से घटाओगे तो आपकी ई की वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी, प्लस, ये सारी वैल्यू किस में आ रही है, प्लस में, प्लस 0.82 वोल्ट, कितनी आ रही है, प्लस 0.82 वोल्ट। ये कब आ रही है, जब आप लोगों ने पीएच 7 रखी है, अर्थात बिलियन कौन सा लिया, आप लोगों ने उदासीन लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम यदि पीएच की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, 14 ले लेते हैं, तो 14 का मतलब कौन सा हो गया, क्षारीय विलयन हो गया, आप लोगों का बेसिक सॉल्यूशन हो गया क्षारीय विलयन, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पर ई रख देता हूं और देखो यहां पर आप लोग कितने रखोगे, पीएच की वैल्यू 14 रखोगे, 14 रख के इससे मल्टीप्लाई कर देना, फिर इस संख्या में से घटा देना। जब इस संख्या में से आप लोग घटाओगे तो यहां पर वैल्यू आएगी प्लस 0.40 वोल्ट। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, इस पूरे टॉपिक का अब मतलब बताता हूं कि आखिरकार ये टॉपिक बोल क्या रहा है, ठीक है ना। तो इधर देखिए, अब इधर देखिए, सुनो मेरी बात ध्यान से, पूरा फोकस बोर्ड पर रखना, भी समझ में आ जाएगा, समझने वाले के समझ में आ गया कि क्या बोल रहा है टॉपिक, ठीक है ना। वो 2 पॉइंट हमने किसके बारे में बोले थे, अपचयन के बारे में, रिडक्शन के बारे में। एक बार पीएच की वैल्यू मैंने कितनी रखी थी, वहां पर 7 रखी थी, और एक बार पीएच की वैल्यू मैंने कितनी रखी थी, 14 रखी थी आप लोगों के लिए, ठीक है ना। एक बार पीएच की वैल्यू 7 रखी थी और एक बार पीएच की वैल्यू मैंने कितनी रखी थी, वहां पर 14, ठीक है। अब देखिए आप लोग, अब देखिए, अब पूरा ध्यान बोर्ड पर रखना, अभी समझा देता हूं आप लोगों के लिए। देखो यहां पर ऑक्सीजन के अपचयन द्वारा जल के निर्माण की क्रिया विधि, तो देखो यहां पर ये आप लोगों के सामने रिएक्शन लिख रखी है और यहां पर ये किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसके ई नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है, प्लस 1.23 वोल्ट दे रखी है, ठीक है ना। अब देखो सुनो, इस हाफ सेल के लिए, इस अर्ध सेल के लिए जो हम लिखते हैं यहाँ पर नेल्सन समीकरण, ठीक है ना। नेल्सन समीकरण में ई बराबर ई नॉट माइनस 0.0591 बटे एन, यहाँ पर कौन होता है, एन को उसको शो कर रखा कि रिएक्शन में आप लोगों की जो इलेक्ट्रॉनों की जो ट्रांसफर हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो कॉमन सी बात है यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो यहाँ पर एन की वैल्यू मैंने कितनी रख दी, 2 रख दी, यहाँ पर लॉग लिख दिया। अब आप लोग जानते हो कि जब भी हम किसी भी रिएक्शन के अंदर या फॉर्मूले के अंदर जब हम इक्विलिब्रियम को शो करते हैं तो प्रोडक्टों को कहां पर लिखते हैं, ऊपर, और रिएक्टेंटों को कहां पर लिखते हैं, नीचे। यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन मैंने कितनी मान ली, 1 मान ली, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 रख दिया, चाहो तो आप वाटर लिख सकते हो, चाहो तो यहाँ पर आप लोग वाटर लिख सकते हो, वो भी सही है, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने किसको लिख दिया, रिएक्टेंट को लिख दिया, यहाँ पर किसको लिख दिया, रिएक्टेंट को लिख दिया। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, कि यदि मैं PO2 की मतलब प्रेशर की वैल्यू 1 atm मान लेता हूं, तो आपका जो कंप्लीट फॉर्मूला इसके अंदर वैल्यू रखोगे तो जो कंप्लीट फॉर्मूला आएगा वो आएगा E बराबर 1.23 माइनस 0.0591 pH, ठीक है ना। अब यहां पर pH की वैल्यू रखते चलेंगे, तो सुनो मेरी बात ध्यान से, पहले मैं किसकी पीएच की वैल्यू 0 रख रहा हूं, अर्थात मैं कौन सा विलयन ले रहा हूं, अर्थात मैं कौन सा विलयन ले रहा हूं, अम्लीय विलयन। क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि जिनकी पीएच 0 होती है वो हाईली एसिडिक होते हैं, बहुत ज्यादा अम्लीय होते हैं। क्योंकि यार कॉमन सी बात है, जैसे जैसे आप 7 से ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे क्षारीय गुण बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे आप 7 से नीचे गिरते जाओगे वैसे वैसे अम्लीय गुण बढ़ता जाएगा। इसका मतलब पीएच 0 पर बहुत ज्यादा अम्लीय एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना, एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और यहाँ
यहां पर जब आप पीएच की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 रख के इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको होता है किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है। इसका मतलब आपका ई नॉट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, प्लस 1.23 वोल्ट आएगी। ठीक है ना, ई नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस 1.23 वोल्ट। ये किस कंडीशन में हो रहा है आप लोगों की, अम्लीय मतलब एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर। फिर अगली कंडीशन में हमने क्या किया, पीएच की वैल्यू 7 ले ली। 7 लेने का मतलब हमने उदासीन सॉल्यूशन ले लिया, वाटर का क्या कर लिया, उदासीन सॉल्यूशन ले लिया, मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन ले लिया। न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर आप लोग यहाँ पर पीएच की वैल्यू कितनी रखोगे, 7 रखोगे। 7 रख के इससे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। फिर इस वैल्यू में से इसको घटा देना, घटाओगे तो कितने आएगी आप लोगों की, प्लस 0.82 वोल्ट आएगी। कितनी आएगी, प्लस 0.82 वोल्ट आएगी। किस कंडीशन में, जब विलयन आप लोगों को कौन है, उदासीन मतलब एसिडिक है। ठीक है ना, तो उदासीन मतलब आप लोगों का न्यूट्रल है। ठीक है ना, उदासीन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल होता है। एसिडिक की तो बात हो गई, उदासीन का मतलब होता है न्यूट्रल। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब तीसरी कंडीशन में पीएच की वैल्यू आप लोगों ने कितनी ले ली, 14 ले ली। 14 जब पीएच की वैल्यू लोगे तो वो विलयन आप लोगों को कौन होगा, क्षारीय होगा, अर्थात बेसिक होगा। ठीक है ना, तो यहां पर जब 14 रखोगे और इससे मल्टीप्लाई करके इसमें से आप लोग घटाओगे तो आपका कितना आएगा, 0.40 वोल्ट आएगा। ठीक है ना, ई नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस 0.40 वोल्ट। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जब आप लोग पीएच 0 रखते हो तो अम्लीय विलयन में वो रेडॉक्स अभिक्रिया वाटर का क्या कर देती है, ऑक्सीकरण कर देती है। मैं क्या बोल रहा हूं, अब पॉइंट किसके बारे में, तीनों बोले जाएंगे ऑक्सीडेशन के बारे में, क्योंकि इससे पहले हमने हर पॉइंट में किसकी बात की थी, अपचयन की, रिडक्शन की। अब किसकी बात होगी, ऑक्सीडेशन की, क्योंकि यहां पर वैल्यू किस मारी है, पॉजिटिव मारी है। सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं कि पीएच 0 पर अर्थात अम्लीय विलयन में कोई भी रेडॉक्स तंत्र का मान प्लस 1.23 वोल्ट से ज्यादा आ रहा है तो वो उस कंडीशन में वाटर का क्या कर देगी, ऑक्सीडेशन कर देगी, मतलब ऑक्सीकरण कर देगी। ठीक है, ये बात तो किसकी हो गई, पीएच 0 अर्थात अम्लीय विलयन की। लेकिन अगर आप लोगों ने पीएच 7 लिए, ठीक है ना, पीएच 7 मतलब उदासीन विलयन ले लिया, उदासीन विलयन ले लिया तो कोई भी रेडॉक्स तंत्र जिसके ई नॉट की मान प्लस 0.82 वोल्ट से ज्यादा आ रहा है वो उस कंडीशन में वाटर का क्या कर देगी, ऑक्सीडेशन कर देगी। ये भी ऑक्सीडेशन कर देगी, इससे ज्यादा वैल्यू हुई किस कंडीशन में, अम्लीय विलयन में। ठीक है ना, ये वाटर का ऑक्सीडेशन कर देगी किस कंडीशन में, जब आप लोगों की वैल्यू प्लस 0.82 वोल्ट से ज्यादा हो रही है। लेकिन विलयन कौन सा होना चाहिए, उदासीन अर्थात न्यूट्रल सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है ना, अब बात करते हैं क्षारीयों की। क्षारीय के लिए जो ई नॉट की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, प्लस 0.40 वोल्ट। मतलब किसी भी रिडॉक्स सिस्टम के लिए, किसी भी रिडॉक्स अभिक्रिया के लिए, ठीक है ना, वैल्यू ई नॉट की प्लस 0.40 वोल्ट से अगर ज्यादा आ रही है तो वो क्षारीय विलयन में अर्थात पीएच 14 पर उस कंडीशन में वाटर का क्या कर देगी, ऑक्सीडेशन कर देगी। तो ये वैल्यू उससे ज्यादा होनी चाहिए तब ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये वैल्यू उससे ज्यादा होनी चाहिए तब ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ये वैल्यू उससे ज्यादा होनी चाहिए तब ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ध्यान में रखना ये वैल्यू इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर वैल्यू कम हुई तो उस कंडीशन में आपका ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए। ये आप लोगों को ऑक्सीडेशन किस कंडीशन में होगा, ये आप लोग को ऑक्सीडेशन किस कंडीशन में होगा, जब पीएच की वैल्यू कितनी है, 0 अर्थात आपका अम्लीय विलयन एसिडिक सॉल्यूशन है। ठीक है ना, और वैल्यू कितनी होनी चाहिए, प्लस 1.23 वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए तो ही उसका ऑक्सीडेशन होगा। यहां पर पीएच की वैल्यू कितनी है, 7 अर्थात उदासीन विलयन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो ई नॉट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, प्लस 0.82 वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में वो उदासीन विलयन में वाटर का क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। यहां पर पीएच कितनी है, 14 अर्थात विलयन कौन सा होना चाहिए, आपका क्षारीय बेसिक सॉल्यूशन होना चाहिए। बेसिक सॉल्यूशन होगा तो प्लस 0.40 वोल्ट से कोई भी रेडॉक्स अभिक्रिया का अगर मान हुआ तो वो बेसिक सॉल्यूशन के अंदर या क्षारीय विलयन के अंदर वाटर का क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। ये पूरा आप लोगों का टॉपिक है जल में रेडॉक्स स्थायित्व, रेडॉक्स स्टेबिलिटी इन वाटर। मतलब कोई भी रेडॉक्स अभिक्रिया वाटर के अंदर स्टेबिलिटी कैसे शो करती है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। मतलब कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन जिसकी वाटर के अंदर जो स्टेबिलिटी होती है उसको हम किस तरीका से कर सकते हैं एक्सप्लेन, उस सारी चीजों का डिस्कशन हम लोगों के लिए इस टॉपिक में कर रखा है। कुछ नहीं है, सीधा सिंपल सा टॉपिक है। जो 2 पॉइंट इससे पहले बोले थे वो मैंने वहां पर एक बार तो पीएच मैंने कितनी ली थी, 7 ली थी, एक बार पीएच मैंने कितनी ली थी, 14 ली थी। ठीक है ना, वो वैल्यू कौन किस मारी थी, नेगेटिव मार रही थी। अगर उस नेगेटिव वैल्यू से अगर किसी के लिए और ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उस कंडीशन में वो अपचयन कर देगा। और यहां पर वैल्यू तीनों किस मारी है, ये तीनों वैल्यू किस मारी है, पॉजिटिव में। ठीक है ना, ये वैल्यू पॉजिटिव में इनसे ज्यादा हुई तो वो उस कंडीशन में क्या कर देंगे, वाटर का ऑक्सीकरण कर देंगे, मतलब ऑक्सीडेशन कर देंगे। ठीक है ना, यहां पर मैंने पीएच कितना लिया, 0 लिया, पीएच 7 लिया, पीएच 14 लिया। ठीक है ना, मतलब एक बार तो अम्लीय विलयन एसिडिक सॉल्यूशन लिया, एक बार विलयन कौन सा लिया, उदासीन मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन लिया। ठीक है ना, और एक बार जब मैंने विलयन पीएच 14 माना तो विलयन अपना कौन हो गया, क्षारीय हो गया, मतलब बेसिक सॉल्यूशन हो गया हम लोगों का। ठीक है ना, ये पूरा आप लोगों का टॉपिक है जल में रेडॉक्स स्थायित्व। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये भी टॉपिक सीधा है। अब आप लोग एक काम करना,
पहले तो बढ़िया तरीका से इसकी क्लास लेना, ठीक है ना। क्लास लेने के बाद आप लोग नोट्सों को एक बार देख लेना, एक बार में ही नोट्स आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में छप जाएंगे, बिल्कुल क्या पढ़ा रखा है, ठीक है। पहले बढ़िया तरीका से क्लास को लो, बढ़िया तरीका से समझ लो क्लास को। जैसे क्लास समझ में आ जाए उसके बाद नोट्सों को देखना, नोट्सों को एक बार पढ़ के देखना क्या लिख रखा है। नोट्सों में इतनी शानदार लैंग्वेज लिखा रखी है, देखो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो जो नोट्सों के अकॉर्डिंग होती है ना, उसके अकॉर्डिंग ही मैं पढ़ाता हूं, जिससे कि आप लोगों को चीजें जो कि तो ही समझ में आ जाए, ठीक है ना। बिल्कुल स्टेप बाय, मैं कभी देखो मैं किसी भी चीज को जब एक्सप्लेन कर रहा होता हूं तो स्टेप कभी नहीं तोड़ता, मैं बिल्कुल नोट्स के अकॉर्डिंग चलता हूं, जिससे कि स्टूडेंट को समझ में आए। कॉमन सी बात है, यहाँ पर पूरी चीजें एक्सप्लेन कर दो, वो जो कि तो चीज पूरी नोट्सों के अंदर लिखी है तो वो पूरा दिमाग में छप जाता है, क्योंकि क्लास तो लिया और नोट्सों में वैसे के वैसे लिखा रखा है और स्टेप में कभी तोड़ता नहीं, बिल्कुल सेम स्टेप में। अब ये स्टेप ले लिया, अब ये स्टेप ले लिया, जैसे पूरी चीजें बहुत बढ़िया तरीका से क्लियर होती है, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को इस टॉपिक में कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल आप लोग मेरे से शेयर कर सकते हो। वैसे तो ऐसी कुछ बातें नहीं है, क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात है इसका बेसिक होना। तो बेसिक तो मैं पहले दूसरे तीसरे लेक्चर में ही आपको बहुत बढ़िया तरीका से समझा चुका हूं, क्या ऑक्सीकरण होता है, क्या अपचयन होता है, ठीक है ना। और ये सारी चीजें तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। pH 0 होता है तो यार अम्लीय विलयन होता है, pH 7 होता है तो उदासीन विलयन होता है, pH 14 होता है तो क्षारीय विलयन होता है। ये तो 9th 10th क्लास की चीजें है, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वाले इसको एसिडिक सॉल्यूशन बोलते हैं, इसको न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते हैं और इसको बेसिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश आप लोग आराम से, मैं थोड़ा साथ साथ ले रहा हूं, टर्मिनोलॉजी में इंग्लिश की यूज कर रहा हूं। एक बात और सुन लो, हिंदी मीडियम वाले हो, थोड़ी थोड़ी जो इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी ना उनको आप लोग भी सीखो, क्योंकि ये भविष्य में काम आएगी। क्योंकि आपको पता कभी भविष्य में आपको एमएससी करनी पड़ेगी तो आपको पता है एमएससी कंप्लीट इंग्लिश मीडियम होगी, इसलिए जो मैं टर्मिनोलॉजी यूज करूँ ना, टर्मिनोलॉजी जैसे कि यहाँ पर जल को मैंने वाटर बोल दिया, इसको रेडॉक्स स्टेबिलिटी बोल दी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप मेंटेन करना सीखो, क्योंकि कंप्लीट रूप से हिंदी मत पढ़ो ज्यादा, नहीं तो जो इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी ना उनका यूज करना सीखो, क्योंकि एमएससी के अंदर या आगे जितनी भी एजुकेशन होगी आप लोगों की वो पूरी इंग्लिश मीडियम होगी, ठीक है ना। इसलिए जितनी भी इंग्लिश की जो टर्मिनोलॉजी आती है ना उनको आदत में लाना सीखो, ठीक है ना, आदत में लाना सीखो, जिससे कि सारी चीजें हमारी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए और आगे कभी एमएससी करनी पड़ जाए तो वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। ज्यादा नहीं तो टर्मिनोलॉजी तो पता होनी चाहिए कि यहाँ पर स्टेबिलिटी हम किसको बोलते हैं, कि स्थायित्व बोलते हैं, तो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहां तक कर लेना, इस टॉपिक को पूरे अच्छी तरीके से क्लास ले लेना, नोट्स को एक बार पढ़ लेना, पढ़ने के बाद फिर एक बार उतार लेना, आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।